राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम पढ़ेंगे अनुवाद कौशल। ठीक है। इतने दिनों से क्लासेस नहीं आ रही थी क्योंकि मेरे पास कोई क्लास देने का वो भी नहीं था, और सेकंड थिंग ये है कि मेरी थोड़ी तबीयत डाउन थी। तो आज हम देखेंगे अनुवाद कौशल। तो अनुवाद कौशल क्या है, इसका आपका 20 डेट का पेपर है, वही MCQ आएंगे आपके। तो शुरू करते हैं क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, अनुवाद की आवश्यकता का सबसे बड़ा कारण क्या है। ठीक है। अनुवाद की जो आवश्यकता है वो क्यों है, तो भाषाई विविधता के लिए। देखो, हम ट्रांसलेट करते हैं, ट्रांसलेट यानी ही अनुवाद होता है। इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करो, तो भाषा की विविधता है ना, कि भैया कोई अगर आपको बंगाली में बोल के चला जाए तो आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना पड़ेगा। तो अलग अलग जगह की भाषा की विविधता के कारण हमें ट्रांसलेशन की जरूरत पड़ती है। प्रशासन में अनुवाद की आवश्यकता कब पड़ती है। प्रशासन में अनुवाद की आवश्यकता पड़ती है विभिन्न भाषाओं के नागरिकों तक सूचना पहुंचाने के लिए। प्रशासन में किसकी जरूरत पड़ती है, भाई विभिन्न भाषा में नागरिकों तक। राजस्थान में राजस्थानी भाषा में पहुंचाने पर, जैसे कोई मंत्री आएगा वो राजस्थानी भाषा में बोलेगा, तो जो ज्यादा एजुकेटेड लोग नहीं है, गांव के लोग हैं, उनको भी बातें समझ में आएगी। तो बस वही है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अनुवाद का क्या महत्व है। जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसमें अनुवाद का क्या महत्व है। विदेशी ग्राहकों से संवाद स्थापित करना, कि भाई मैं अपने सामान ना विदेशों में भी बेचना चाहती हूँ, तो उससे क्या चाहिए, मेरे को क्या करना आना चाहिए, विदेशों वाली लैंग्वेज आनी चाहिए, तो मैं उन्हें कह पाऊंगी कि भाई मेरा प्रोडक्ट इतना अच्छा है, आप उसे खरीदें। लोकतांत्रिक व्यवस्था में अनुवाद का महत्व है सभी नागरिकों तक सरकारी सूचना पहुंचाना। लोकतांत्रिक में सभी नागरिकों तक सरकारी सूचना पहुंचाना। ठीक है। अनुवाद का एक प्रमुख सामाजिक महत्व है। प्रमुख सामाजिक महत्व अनुवाद का है भाषाई एकता स्थापित करना, कि भैया एक, जैसे कि हिंदी है, हिंदी सबको आती है। ठीक है। अब किसी को भी आप बोलोगे भैया ये क्या लिखा हुआ है, तो वो हिंदी में ट्रांसलेट करेगा, चाहे आप कौन सी ही राज्य से बिलोंग करो। तो ये भाषाई एकता स्थापित करते हैं। ठीक है। अनुवाद का आर्थिक महत्व है। अनुवाद का आर्थिक महत्व है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित करना। देखो, अनुवाद से हमें क्या इकोनॉमिक, मतलब कि क्या इनकम प्राप्त हो रही है, कुछ पैसा आ रहा है, तो वो कैसे आ रहा है, तो हम दूसरों को अपना सामान क्रय विक्रय करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित करते हैं, तभी तो हमें क्या होता है, आर्थिक महत्व मिलता है। अनुवाद का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है, विचारों और ज्ञान का आदान प्रदान करना, कि भाई ये क्या लिखा हुआ है, इसे हम ट्रांसलेट कर दो, वो ट्रांसलेट कर देते हैं, तो हमें समझ में आता है कि भैया ये शब्द क्या है, तो विचार और ज्ञान का आदान प्रदान। अनुवाद का मूल सामाजिक कार्य क्या है, विभिन्न भाषाओं के लोगों को जोड़ना। अनुवाद का मूल सामाजिक कार्य है विभिन्न भाषाओं के लोगों को जोड़ना। ठीक है। अभी हमने देखा ही था ये क्वेश्चन, मतलब घुमा फिरा के यही क्वेश्चन दे देगा आपको। अनुवाद का एक महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ क्या है। महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ है व्यापारिक समझौतों को स्पष्ट करना। देखो, आर्थिक सिर्फ व्यापारिक समझौते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय होते हैं। ठीक है। सांस्कृतिक महत्व के अंतर्गत अनुवाद क्या कार्य करता है, तो परंपराओं का आदान प्रदान करता है, इससे दूसरी परंपराओं का आदान प्रदान हो रहा है। ठीक है। पर्यटन क्षेत्र में अनुवाद का कार्य है पर्यटक स्थलों के बोर्ड बहुभाषी बनाना। देखो ऐसा है, अगर हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना आएगा, तो जैसे भी पर्यटक है जो हमारे कंट्री में आते हैं, इधर आते हैं, तो हम उन्हें समझा सकते हैं कि भैया ऐसा है, ये ताजमहल है, ये हवा महल है गाइस, तो उन्हें हम ऐसे समझा सकते हैं। मीडिया में अनुवाद का एक लाभ है समाचार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित करना। अगर हम इंग्लिश में देखो, इंग्लिश एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, जिसे सब कोई जानता है, मोस्टली लोग उसे जानते हैं, चाहे वो अरब का हो, चाहे वो हिंदुस्तान का हो, चाहे वो रूस का हो, कुछ भी हो, लेकिन वो जानता है इंग्लिश। तो समाचार पत्र में जो मीडिया वाले हैं वो इंग्लिश के अंदर प्रेफर करते हैं अपनी न्यूज़ ना, जिससे वो अंतर्राष्ट्रीय लोगों तक पहुंचा सके और उन्हें क्या मिले, TRP। समझ रहे हो, TRP मिले। कानूनी अनुवाद का सामाजिक महत्व है सभी नागरिकों को न्याय प्रक्रिया समझाना। ठीक है। अनुवाद का एक अप्रत्यक्ष लाभ है रोजगार के नए अवसर पैदा करना। देखो, अनुवाद का एक अप्रत्यक्ष लाभ है, कहीं कहीं इंग्लिश बोलने वाले लोगों की जरूरत पड़ती है, ठीक है, उन्हें इंग्लिश वाले को लेकर जाते हैं कि भाई तुम इसे इंग्लिश में समझाओ, ऐसा करके। तो रोजगार भी एक ऐसा है, लेकिन जो अप्रत्यक्ष ढका हुआ है वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं बाहर आता। शिक्षा में अनुवाद का उपयोग कब सबसे अधिक होता है, तो भाषा सीखने में अनुवाद का सबसे अधिक उपयोग होता है शिक्षा में।
अब देखो, कविता, कहानी, नाटक आदि का अनुवाद किस श्रेणी में आता है? तो यह है साहित्यिक अनुवाद। अब अनुवाद के टाइप स्टार्ट हो गए, अनुवाद के प्रकार। तो साहित्यिक अनुवाद के अंदर ये सब आता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित आता है। तकनीकी अनुवाद में विज्ञान से संबंधित टेक्नोलॉजिया। नाटक के संवादों का स्थानीय संस्कृति के अनुसार बदला किस अनुवाद के अंदर आता है? अनुकूलन अनुवाद। अनुकूलन मतलब बदल जाना, चेंज हो जाना। गूगल ट्रांसलेट किस प्रकार का अनुवाद है? तो मशीन अनुवाद है। कौन सा है? मशीन अनुवाद है गूगल ट्रांसलेट। शब्द दर शब्द अनुवाद को क्या कहते हैं? शाब्दिक अनुवाद। ठीक है, शब्द दर शब्द अनुवाद कर रहा है तो शाब्दिक अनुवाद कर रहा है। भाव और अर्थ के अनुसार अनुवाद को कहते हैं भावानुवाद। भाव का अनुवाद हो रहा है कि जैसे उसने कहा ओ माय गॉड, तो हम बोल के हे भगवान, समझ रहे हो? अब ये भावानुवाद है। ठीक है, जिसमें हम अपने भाव भी प्रकट कर रहे हैं। वो कहेगा ओ माय गॉड, आई एम सो मच हर्ट, तो हम उसे बोलेंगे हे भगवान, कितना दर्द हो रहा है। समझ रहे हो? गूगल ट्रांसलेट किस प्रकार का अनुवाद करता है? तो गूगल ट्रांसलेट करता है मशीन अनुवाद का। अभी हमने देख लिया। कानून, अधिनियम और न्यायालयीन दस्तावेजों का अनुवाद कानूनी अनुवाद होता है। कानून से रिलेटेड तो कानूनी होगा ना। शब्दशः अनुवाद का मुख्य दोष क्या है? तो अर्थ का ह्रास। देखो, शब्द से शब्द अगर हम अनुवाद कर रहे हैं तो शब्द अर्थ का ह्रास कर देते हैं। मतलब कि अगर हमने क्या किया कि उसका अर्थ बदल दिया तो पूरा शब्द ही चेंज हो गया। समझ रहे हो? कौन सा अनुवाद भाव और शब्द दोनों का संतुलन रखते हैं? तो कौन सा अनुवाद है? वो है निष्ठावान अनुवाद, जो भाव और शब्द दोनों का संतुलन रखते हैं। विज्ञापन के अनुवाद को किस श्रेणी में रखा गया? तो व्यावसायिक अनुवाद है। विज्ञापन दिया गया है तो वो व्यवसाय के लिए दिया गया है ना, कि हम इसे हायर करना चाहते हैं, तो व्यावसायिक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अनुवाद की आवश्यकता क्यों होती है? सौदेबाजी में सहायता के लिए। अंतर्राष्ट्रीय में हम अनुवाद से क्या कहते हैं? सौदेबाजी कर सकते हैं। अनुवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाषाई बाधाओं को दूर करना। क्या है मुख्य उद्देश्य? भाषा की जो बाधा है उनको दूर करना। अनुवाद का सबसे पुराना उद्देश्य क्या माना जाता है? धार्मिक ग्रंथों का प्रसार। पहले अनुवाद धार्मिक ग्रंथों का प्रसार करने के लिए ब्रज में लिखा जाता था, ब्रजवासियों के लिए, फिर संस्कृत में लिखा जाता था, फिर हिंदी में लिखा जाता था। समझे? लैंग्वेज बैरियर का अर्थ है भाषा में अड़चन। लैंग्वेज बैरियर, बैरियर यानी अड़चन आना। ठीक है, लैंग्वेज बैरियर, भाषा में अड़चन। अनुवाद का मूल मंत्र क्या है? अर्थ को सही रूप से पहुंचाना। देखो, आप ऑप्शन से ही समझ जाओगे आंसर इसका। देखो, शब्द बदलना ये हो ही नहीं सकता। भाषा कठिन बनाना, अरे इजी बनाते हैं ना। विदेशी शब्द जोड़ना, नहीं नहीं, अर्थ को सही रूप से पहुंचाना, यही अनुवाद का रियल मीनिंग होता है। अनुवाद एक कैसी प्रक्रिया है? तो यह है संप्रेषणात्मक और रचनात्मक। रचनात्मक और संप्रेषणात्मक मतलब कम्युनिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट। अनुवाद कार्य में सबसे आवश्यक क्या होता है? अर्थ की सही अभिव्यक्ति। अनुवाद में आवश्यक कौशल क्या होता है? व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए हमें, तभी हम अर्थ सही से बता पाएंगे। एक अच्छा अनुवाद कैसा होता है? सरल, स्पष्ट और मूल भाव के अनुकूल एक अच्छा अनुवाद होता है। अनुवाद कार्य में किसका अधिक प्रयोग होता है? तो व्याकरण और शब्दावली का। शब्द अच्छे होने चाहिए, अर्थ अच्छा होना चाहिए। अनुवाद कार्य में भाषा का प्रयोग कैसा होना चाहिए? स्पष्ट और शुद्ध होना चाहिए। अनुवाद में सामाजिक संदर्भ का महत्व क्यों है? सही भाव और अर्थ देने में। अनुवाद कार्य में त्रुटियां किससे बचती है? संदर्भ और प्रफु रीडिंग में। किसमें? संदर्भ और प्रफु रीडिंग में। अब देखो, अनुवाद कार्य किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो ये द्विभाषी संचार है। द्विभाषी, एक समझ, द्विभाषी मतलब एक तो वो जिसमें वो चीज लिखी हुई है, एक वो जिसमें हम समझना चाहते हैं। ठीक है, जो हमें समझाई जा रही है, तो ये द्विभाषी संचार है। अनुवाद में किन तत्वों पर ध्यान देना चाहिए? व्याकरण, शब्द चयन और भाव पर ध्यान देना चाहिए। अनुवाद कार्य में स्रोत भाषा का अर्थ है, स्रोत भाषा क्या है? मूल पाठ की भाषा। ठीक है। अनुवाद कार्य में लक्ष्य भाषा, अनुवाद की जाने वाली भाषा, ये है लक्ष्य भाषा। देखो, स्रोत भाषा, स्रोत भाषा जिसमें वो लिखा हुआ है। ठीक है, जो हमें स्रोत मिल रहा है, सोर्स मिल रहे हैं, जिसमें वो लिखा हुआ है। और लक्ष्य भाषा, जहां तक हमें पहुंचानी है, मतलब जिसका ट्रांसलेट करना है, वो लक्ष्य भाषा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छे अनुवादक को क्या होना चाहिए? द्विभाषी दक्षता आनी चाहिए, मतलब वो लैंग्वेज भी आनी चाहिए जिसमें लिखा हुआ है, वो लैंग्वेज भी आनी चाहिए जो वो ट्रांसलेट कर रहा है। अनुवाद कार्य में संदर्भ क्यों आवश्यक है? सही अर्थ और शब्द चयन करने के लिए संदर्भ आवश्यक है। अनुवाद में भाषा का चयन किस पर आधारित होना चाहिए? पाठक की समझ और उद्देश्य पर। ठीक है, पाठक की समझ, जो पढ़ने वाला है उसकी समझ पे, और उद्देश्य, क्या उद्देश्य निकल रहा है उस बात का। अनुवाद कार्य में कौन सी प्रक्रिया शामिल होती है? तो पढ़ना, समझना और पुनर्लेखन। ठीक है, पढ़ना, फिर उसे समझना, फिर से लिखना। अनुवादक को किस प्रकार की त्रुटि से बचना चाहिए? अर्थ और भाव की विकृति, मतलब कि अर्थ का अनर्थ नहीं करना चाहिए उसे। अनुवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है? मूल भाव को सही रूप में लक्ष्य भाषा से
में पहुंचाना, मतलब मूल भाव है जो कि लिखा हुआ है उसको लक्ष्य भाषा तक पहुंचाना। सांस्कृतिक संदर्भ की अनदेखी से अनुवाद में क्या होगा? जो सांस्कृतिक संदर्भ है उसकी अनदेखी से अनुवाद में क्या होता है? अर्थ विकृत हो जाएगा। ठीक है। समतुल्यता का मुख्य उद्देश्य क्या है? समतुल्यता क्या है? तो समतुल्यता का मुख्य उद्देश्य है पाठक को वही अनुभव देना जो मूल पाठ में है। ठीक है। आई थिंक मैंने बहुत आगे चली गई, सो सॉरी, पता नहीं कहाँ रुकी थी मैं यहाँ से फिर से स्टार्ट करती हूँ। मुझे नहीं पता, मैं मेरा जो माइक था वो ऑफ हो गया था थोड़ी देर के लिए, जो भी है। तो यहाँ से शुरू करते हैं। एक अच्छे अनुवादक को क्या होना चाहिए? तो द्विभाषी दक्षता होना चाहिए, मतलब कि एक तो जिसमें लिखा हुआ है, एक वो ट्रांसलेट कर रहा है उसमें। अनुवाद का कार्य में संदर्भ क्यों आवश्यक है? सही अर्थ और शब्द चयन करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? संदर्भ की। अनुवाद में भाषा का चयन किस पर आधारित होता है? पाठक की समझ पर और उसके उद्देश्य पर। अनुवाद कार्य में कौन सी प्रक्रिया शामिल होती है? तो पढ़ना, समझना और पुनर्लेखन। पहले पढ़ेगा, फिर समझेगा, फिर उसे लिखेगा। अनुवाद को किस प्रकार की त्रुटि से बचना चाहिए? अर्थ और भाव की विकृति नहीं करनी चाहिए। अनुवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है? मूल भाव को सही रूप में लक्ष्य भाषा में पहुंचाना। मूल भाव वही है जो लिखा हुआ है, उसे लक्ष्य भाषा जो हम ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो वो सेम सेम होनी चाहिए। सांस्कृतिक संदर्भ की अनदेखी के अनुवाद में क्या होता है? तो अर्थ विकृत हो जाएगा। देखो, कुछ भी होता है अर्थ विकृत ही होता है। समतुल्यता का मुख्य उद्देश्य क्या है? समतुल्यता होती है समान रूप से तुलना करना, जैसा है वैसा ही बताना। जैसे कि मैं कहूँ ओ शिट, और फिर मैं उसे हिंदी में ट्रांस करती हूँ अरे वाह, तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। वो दुखी हो गए, फ्रस्ट्रेट हो के बोल रहा है, मैं उसे खुशी से बोल रही हूँ, तो अर्थ और भाव दोनों का बदल दिया ना मैंने, तो वो समतुल्यता नहीं होगा। तो पाठक की वही अनुभव देना जो मूल पाठ में है, वही समतुल्यता है, समान तुलना। समतुल्यता का अर्थ है मूल पाठ और अनुवादित पाठ में अर्थ और भाव का मेल। मेल यानी मिलना जुलना। अनुवाद में समतुल्यता प्राप्त करने के लिए किस पर विशेष ध्यान देना चाहिए? तो ध्यान देना चाहिए किस पे? भाव पर और आशय पर। क्या भाव है, क्या आशय है। न्याय शब्द का अंग्रेजी अनुवाद जस्टिस होता है। ये किस प्रकार की समतुल्यता है? शब्दार्थ समतुल्यता। न्याय यानी जस्टिस, न्याय का जस्टिस, तो ये शब्दार्थ समतुल्यता है। अनुवाद में समतुल्यता की कमी का परिणाम क्या होता है? देखो, अनुवाद में समतुल्यता की कमी से क्या परिणाम होता है? तो वो होता है अर्थ की विकृति हो जाती है। कुछ भी हो, अर्थ विकृति ही होती है। समतुल्यता का चयन किस पर निर्भर करता है? तो ये पाठ के प्रकार और उद्देश्य पर। अब अपने ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें हमने इंग्लिश टू हिंदी बनाना है, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना है। जैसे कि कल्चरल हेरिटेज। कल्चरल यानी सांस्कृतिक, हेरिटेज यानी धरोहर। तो कल्चरल हेरिटेज यानी सांस्कृतिक धरोहर। इलेक्शन यानी मत, और कमीशन यानी आयोग, मतलब कि चुनाव आयोग। ठीक है। वोट यानी मत होता है, आई एम रियली सॉरी, इलेक्शन यानी चुनाव होता है। राइट टू इक्वलिटी। राइट यानी अधिकार, इक्वलिटी यानी समानता का, तो समानता का अधिकार। सोशल यानी सामाजिक, वेलफेयर यानी कल्याण, तो सामाजिक कल्याण। और सिक्योरिटी होता है ये वो सुरक्षा, सुरक्षा अलग होता है, कल्याण अलग होता है। ब्रेकिंग न्यूज यानी ताजा खबर। पब्लिक ओपिनियन यानी पब्लिक यानी जन, जन का मत, जनमत, पब्लिक ओपिनियन। ओपिनियन यानी विचार। इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक यानी होते हैं आर्थिक, और ग्रोथ यानी होती है वृद्धि, आर्थिक वृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ। चीफ जस्टिस। चीफ मुख्य, जस्टिस न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश को कहते हैं चीफ जस्टिस। अब देखो, आ जाओ इधर। फ्रीडम ऑफ स्पीच। स्पीच यानी स्पीच देने की फ्रीडम, आजादी, बोलने की आजादी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है। वाणी की स्वतंत्रता अलग चीज है, बोलने की आजादी अलग चीज है। स्पीच यानी अभिव्यक्ति होता है। ठीक है। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता याद रखना। अंडर कंस्ट्रक्शन। ये तो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, मतलब कंस्ट्रक्शन चल रहा है, मतलब कि निर्माणाधीन, निर्माण के अधीन। नेचुरल डिजास्टर किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं प्राकृतिक आपदा। जैसे कि भूकंप हो गया, सुनामी हो गया, ये नेचुरल डिजास्टर है, प्राकृतिक आ रहा है, ये किसी वजह से नहीं आ रहा है। राइट टू एजुकेशन। राइट यानी वही, राइट यानी अधिकार, और एजुकेशन है शिक्षा का अधिकार, तो शिक्षा का अधिकार। पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का मतलब होता है सार्वजनिक क्षेत्र, जिधर हर कोई आ सकता है, पब्लिक आ सकती है। कॉन्टेक्स्ट का मतलब, कंटेक्स्ट का मतलब होता है प्रसंग और संदर्भ। क्या क्या होता है? संदर्भ और प्रसंग दोनों। कॉन्टेक्स्ट का मतलब। ह्यूमन राइट्स का सही हिंदी अनुवाद क्या होता है? मानव अधिकार। क्या है? ह्यूमन यानी मानव, राइट्स यानी अधिकार, अधिकार, राइट यानी अधिकार होता है। ठीक है।
हाई कोर्ट, हाई कोर्ट यानी क्या होता है? हाई कोर्ट यानी होता है उच्च न्यायालय, ठीक है। और क्वेश्चन आ जाए सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट में करेंगे सर्वोच्च न्यायालय। क्या करेंगे? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। अब सूर्य, आज मेरी सीरियसली थोड़ी तबीयत खराब है। इन ए नटशेल का सही अनुवाद क्या होगा? इन ए नटशेल का सही अनुवाद होगा कि संक्षेप में। नटशेल क्या होती है? नटशेल होती है, नट यानी ड्राई फ्रूट्स नहीं होते, उनके शेल, शेल मतलब कि उसके ऊपर का आवरण, तो नटशेल होती है। जैसे कि पिस्ता, पिस्ता होता है, तो उसका जो ऊपर का जो आवरण होता है वो टफ पार्ट होता है, उसका छिलका, तो नटशेल। नटशेल यानी छोटी चीज, ठीक है। ये मुझे तो तुमने एक आवरण में बंद कर दिया, नटशेल। तो संक्षेप में क्या होगा इसका? संक्षेप में। फॉल्स फ्रेंड्स का सही अर्थ है क्या होता है? तो दिखाने में समान लेकिन अर्थ में भिन्न शब्द, फॉल्स फ्रेंड्स। इसका मतलब झूठे दोस्त नहीं होता है, इसका है दिखने में तो समान लेकिन अर्थ में अलग, फॉल्स फ्रेंड्स। वाइस प्रेसिडेंट का सही अनुवाद होता है उपाध्यक्ष। क्या होता है? उप अध्यक्ष। पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक यानी जनता, सार्वजनिक हित, पब्लिक इंटरेस्ट यानी सार्वजनिक हित, सबकी भलाई के लिए। देखो ये अच्छे से याद कर जाना, बहुत ट्रिकी है, आपको ऑप्शन से नहीं समझ आएगा कि करना क्या है। टाइम एंड अगेन का सही अनुवाद क्या है? टाइम एंड अगेन का सही अनुवाद है बार बार। अगेन यानी बार बार, बार, और टाइम एंड अगेन यानी बार बार। द प्रोजेक्ट इज अंडर वे का सही अनुवाद क्या है? तो परियोजना जारी है। प्रोजेक्ट यानी परियोजना, अंडर वे जारी है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इसका क्या होगा? गृह मंत्रालय। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, होम अफेयर्स यानी गृह, मिनिस्ट्री यानी मंत्रालय, गृह मंत्रालय। रन आउट ऑफ टाइम, इसका मतलब होता है समय समाप्त होना। रन आउट ऑफ टाइम यानी समय समाप्त हो गया, मतलब समय भाग गया। ब्रेक दी आइस, ब्रेक दी आइस का मतलब क्या होता है? ब्रेक दी आइस, ब्रेक दी आइस का मतलब होता है चुप्पी तोड़ना या बातचीत शुरू करना। बर्फ तोड़ना नहीं होता है। ब्रेक दी आइस, आइस ब्रेक करो मतलब कि मुंह में दही जमा रखा है क्या, तो वो ब्रेक दी आइस, इसका मतलब है चुप्पी तोड़ना। द मिसिंग मेल, अब देखो, अब इसमें दूसरा जो आपका वो है, दूसरी यूनिट है वो स्टार्ट हो गई है, जिसमें हमें स्टोरीज हैं, मतलब कुछ है। अब देखते हैं। द मिसिंग मेल जो स्टोरी है, कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो वो है एक थानप्पा। थानप्पा कहानी का मुख्य पात्र है। द मिसिंग मेल में थानप्पा का पेशा क्या है? तो ये क्या है? एक डाकिया है। मिसिंग मेल एक कहानी है। मिसिंग यानी खो जाना, मेल यानी पत्र का, पत्र का खो जाना। तो इसमें थानप्पा जो मुख्य पात्र है और थानप्पा एक डाकिया है। क्या है? एक डाकिया। आगे क्वेश्चन देखिए। द मिसिंग मेल में किसकी शादी हो रही है? तो ये स्टोरी है, इसमें किसी की शादी हो रही है, तो शादी हो रही है रामानुजन की बेटी कामाक्षी की। नाम भी आ सकता है कामाक्षी वगैरह करके ऑप्शन में, और ऐसे भी आ सकता है कि रामानुजन की बेटी कामाक्षी। मिसिंग मेल में पत्र किसके बारे में था? किसके बारे में था? रामानुजन के चाचा की मृत्यु का समाचार था। किसका समाचार था? रामानुजन के चाचा की मृत्यु का समाचार, ठीक है। चाचा की मृत्यु हो रही है और उसकी बेटी की शादी है। मिसिंग मेल का मुख्य विषय क्या है? तो मित्रता और जिम्मेदारी के बीच संघर्ष। जो थनप्पा होता है, जो डाकिया होता है, वो रामानुजन का क्या लगता है? दोस्त है, मित्र है। तो मित्र अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, तो मित्रता और जिम्मेदारी के बीच संघर्ष। द मिसिंग मेल किस संग्रह की कहानी है? तो यह है मालगुडी डेज की। मालगुडी डेज एक दूरदर्शन जो चैनल है उस पे आता था, जिसमें अजीब अलग अलग टाइप की स्टोरी बताई गई थी, जिसमें से मिसिंग मेल एक स्टोरी है जो मालगुडी डेज के संग्रह में आती है। जैसे पंचतंत्र की कहानियां प्रेमचंद ने लिखी थी, उसमें खूब सारी स्टोरी थी, वैसे ही मालगुडी डेज में खूब सारी स्टोरी है, जिसमें से एक है द मिसिंग मेल, ठीक है। अब देखो आगे के क्वेश्चंस। द मिसिंग मेल किस जगह की पृष्ठभूमि पर आधारित है? तो ये है मालगुडी की पृष्ठभूमि पर आधारित है। एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, अब ये दूसरी कहानी है मालगुडी डेज की। एन एस्ट्रोलॉजर्स डे में ग्राहक का नाम क्या था? तो ग्राहक का नाम था गुरु नायक। क्या था? गुरु नायक। एन एस्ट्रोलॉजर्स डे का चरम क्या था, मतलब क्लाइमैक्स क्या था? तो उसमें क्लाइमैक्स था ज्योतिष बताता है कि वही हमलावर था। क्या बताता है ज्योतिष? कि वही हमलावर था। एन एस्ट्रोलॉजर्स डे का मुख्य विषय क्या है? तो मुख्य विषय बदला और विडंबना। विडंबना, बदला मतलब रिवेंज, और विडंबना यानी कि जिसे हम कहते हैं सस्पेंस।
एन एस्ट्रोलॉजर्स डे में ज्योतिषी ने अपने अतीत में क्या किया था? हत्या का प्रयास किया था। एस्ट्रोलॉजर्स डे में ज्योतिषी ने क्या किया था? अपने अतीत में हत्या का प्रयास किया था। एन एस्ट्रोलॉजर्स डे का अंत कैसा होता है? तो कैसा होता है? रहस्य उजागर होकर वह बच निकलता है। मतलब कि अगर ऑप्शन में रहस्यमयी हो तो आप रहस्यमयी कर देना। रहस्य उजागर होता है और वो बच निकलता है। कहानी का मुख्य भाव क्या है? तो कहानी का मुख्य भाव है रोमांच और रहस्य। रोमांच और रहस्य। एन एस्ट्रोलॉजर्स डे का अंत हमें क्या सिखाता है? तो क्या सिखाता है? हमें सिखाता है अपराध का बोझ जीवन भर रहता है, कि अगर हमने कोई क्राइम किया है तो हम जीवन भर उसका बोझ ढोते रहेंगे, हम उसके बोझ के तले रहेंगे। हमें ऐसा लगेगा कि कभी ना कभी तो ये उजागर हो ही जाएगा, फिर हमारा क्या होगा? समझे? इसलिए अपराध करने से पहले सोच लेना चाहिए। एन एस्ट्रोलॉजर्स डे का अंत किस प्रकार का होता है? तो ये होता है विडंबना पूर्वक, मतलब कि सस्पेंस वाला। ज्योतिषी का सबसे बड़ा डर क्या था? क्या डर था ज्योतिषी को? तो ज्योतिषी को डर था पुरानी अपराध का खुलासा, कि भाई कहीं मैंने जो हत्या का प्रयास किया था उसका खुलासा तो नहीं हो गया। मालगुडी डेज किस लेखक की रचना है? तो आर के नारायण ने लिखी है मालगुडी डेज। मालगुडी डेज का प्रथम प्रकाशन किस भाषा में हुआ था? तो इंग्लिश में हुआ था। किस में हुआ था? इंग्लिश में। प्रथम प्रकाशन। मालगुडी एक वास्तविक शहर या एक काल्पनिक? तो एक काल्पनिक शहर है, वास्तविकता से इसका कोई लिंक नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। मालगुडी किस राज्य में स्थित माना जाता है? तो ये तमिलनाडु में स्थित माना जाता है अकॉर्डिंग टू स्टोरी। टीवी सीरियल मालगुडी डेज का प्रसारण सबसे पहले किस चैनल पर हुआ? तो दूरदर्शन पर। मैंने बता दिया। मालगुडी डेज की कहानियों में प्रयुक्त शैली कैसी है? सरल और सहज, जो सबको समझ आ जाए। मतलब मालगुडी डेज की जो स्टोरी है उससे जो लेखक आर के नारायण है वो ये समझाना चाहते हैं कि देखो जीवन में ऐसी ऐसी सिचुएशंस आती है, आपको उन्हें ऐसे ऐसे हैंडल करना चाहिए। शिक्षा मिलती है अलग चीज की, जैसे कि एन एस्ट्रोलॉजर्स डे में शिक्षा मिली हमें कि भाई जो आपका पास्ट है वो आपका पीछा करता ही रहता है, तो गलती करने से पहले एक बार सोच लिया करो, ठीक है। और उसमें द मिसिंग मेल में हमें समझाया गया है कि कैसे मित्रता और जिम्मेदारी को निभाया जाता है, कैसे भागना नहीं चाहिए और कैसे मित्रता और जिम्मेदारी को एक साथ लेके चलना चाहिए। तो ये आपकी क्लास थी जिसमें आपने 102, आई थिंक 100 थी, एक क्वेश्चन 81 दो बार आ गया था। तो 100 थी, वन मतलब 100+ क्वेश्चन है। तो आप इन्हें अच्छे से करके जाइएगा। दो बार आप 2-3 बार आप वीडियो देखेंगे, बिल्कुल सही समझ में आ जाएगा। मुश्किल से ये आधे घंटे की वीडियो है। आधा घंटा आधा घंटा आधा घंटा 1.5 घंटे के अंदर आपका प्रॉपर 50 नंबर का रेडी हो जाएगा। आई होप कि इसमें 35 क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे, 35+ मान लो। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं आएगा, सिर्फ पास होना है। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आप पासिंग मार्क्स से भी बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। अगर आपका 40 का है तो आई थिंक सो 30+ का तो आ ही जाएगा इसके अंदर से कंटेंट। नहीं भी आएगा तो 25+ तो मानो ही यार। मैंने पेपर बनाने थोड़ी गई थी, लेकिन फिर भी जितना भी था वो सब सर्च वर्च करके, जितना मैं मुझे लिंक निकालना था वो सब देख कर भाल के मैंने ये क्वेश्चंस लाए हैं आपके लिए। और देखना इन्हें, प्यारे प्यारे कमेंट्स करना, लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना और मुझे सब्सक्राइब करना। टाटा, टेक केयर और पढ़ते रहो। बेस्ट ऑफ लक।